गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चे। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है पिता का न्याय। इसके साथ ही आपका ये टर्म 1 का सिलेबस हो जाएगा। ठीक है बेटे। तो अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, ख्याति मैंने प्रसिद्धि। तो चैप्टर का नेम है पिता का न्याय। न्याय होता है बेटे सही फैसला करने वाला, जो कि सही निर्णय देता है, जैसे अदालत में जज होता है। ठीक है। पांचाल देश का नाम है। पांचाल देश की राजकुमारी केशनी रूप और गुण में अद्वितीय होता है बेटे जिसका जैसा कोई दूसरा ना हो थी। देश में ही नहीं विदेशों में भी उसके रूप और गुण की ख्याति फैली हुई थी, यानी कि प्रसिद्धि फैली हुई थी। इतनी सुंदर थी वो। ठीक है। उसका नाम क्या था? केशनी। केशनी जब विवाह के योग्य हुई तो उसने अपने पिता से कहा कि वह उसी व्यक्ति के साथ विवाह करेगी जो आत्मा को जानता हो अथवा आत्मा को जानने में रुचि रखता हो। वे धन को प्रधानता होते हैं पहल। वे धन को पहल नहीं देगी, केवल ज्ञान को ही प्रधानता देगी। पुत्री के निश्चय के अनुसार राजा ने चारों ओर घोषणा करा दी, राजकुमारी केशनी उसी के साथ विवाह करेगी जिसके पास आत्मज्ञान होगा, भले ही वह निर्धन क्यों ना हो। निर्धन होता है बेटे गरीब, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, ये राजा ने कहा। राजा की घोषणा सुनकर देश विदेश के राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर केशनी के पास पहुंचने लगे, पर जब केशनी उनसे आत्मा के संबंध में प्रश्न करती तो वे उत्तर नहीं दे पाते थे। फलस्वरूप केशनी विवाह करने से इनकार कर दिया करती थी। ठीक है। उसके बाद ऋषि कुमार सुधन्य भी विवाह के उद्देश्य से केशनी के समक्ष उपस्थित हुआ। केशनी उससे आत्मा के संबंध में जितने भी प्रश्न किए उस सबका ठीक ठाक उत्तर उसने दे दिया। फलतः केशनी सुधन्य के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई। केशनी और सुधन्य के विवाह की चर्चा चारों ओर धावानल की भांति फैल गई। जैसे जंगल में आग लगती है ना बेटे, तो उसको बोलते हैं धावानल की भांति फैल गई। लोग आश्चर्य प्रकट करने लगे क्योंकि केशनी एक राजपुत्री थी और सुधन्य एक निर्धन ऋषि कुमार। केशनी और सुधन्य के विवाह की खबर दानवों के सम्राट विरोचन के भी कानों में पड़ी। विरोचन भी केशनी के रूप गुण पर मुग्ध था। ठीक है। अतः वे विवाह करने के उद्देश्य से पर केशनी के पास गया। उसने केशनी से कहा, राजकुमारी मैंने सुना है कि तुम ऋषि कुमार सुधन्य के साथ विवाह करने जा रही हो। उसके साथ विवाह करने से तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? वह तो निर्धन है, तुम उससे विवाह कर लो। मेरे साथ विवाह करने से तुम्हें अपार सुख प्राप्त होगा, तुम आजीवन सुखी रहोगी। केशनी ने उत्तर दिया, मैं सांसारिक सुखों, सांसारिक होता बेटा संसार के सुख के लिए विवाह नहीं कर रही हूँ। मैं विवाह कर रही हूँ एक सुंदर हृदय वाले जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए, जो ज्ञानवान और विचारवान हो। ठीक है। जिसमें ज्ञान भी हो और विचार करने की शक्ति भी हो। पर विरोचन बार बार अपनी ही बात करता रहा। उसकी बातों को सुनकर जब केशनी परेशान हो गई तो उसने कहा, अच्छा कल प्रातःकाल होता है बेटे सुबह, कल सुबह सुधन्य यहाँ आएगा, उसी समय आप भी आ जाएं। वाद विवाद में आप दोनों में जो विजयी होगा मैं उसी के साथ विवाह करूँगी, पर जो हार जाएगा उसे दूसरे के चरण पखारने पड़ेंगे। ठीक है, धोने पड़ेंगे। शर्त स्वीकार कर विरोचन लौट गया। स्वीकार मैंने मानकर। दूसरे दिन प्रातःकाल था, सूर्य की किरणें निकल आई थी। विरोचन केशनी की सेवा में उपस्थित हुआ। केशनी ने उसका आदर सत्कार किया और बैठने के लिए उसे सुंदर आसन प्रदान किया। विरोचन बोल उठा, केशनी अभी तक सुधन्य नहीं आया। मेरे पास तीव्रगामी घोड़े वाला सुंदर रथ है, उस पर बैठ के मैं शीघ्र तुम्हारे पास आ गया। बेचारा सुधन्य पैदल आ रहा होगा, इसलिए उसे यहाँ पहुँचने में देर हो रही है। सचमुच सुधन्य अपने पिता के आश्रम से पैदल ही आ रहा था। जब वह केशनी के पास पहुंचा तो उसकी ओर देखते हुए विरोचन ने कहा, सुधन्य तुमने आने में देर क्यों की? सुधन्य ने उत्तर दिया, मैं ऋषि कुमार हूँ, मेरे पास आपकी तरह रथ नहीं है, पैदल आने में देर हो जाती है। विरोचन बोला, कोई बात नहीं, आ तो गए ना, आओ मेरी बगल में बैठ जाओ। बगल होता बेटे पास में, साथ में। पर सुधन्य ने विरोचन की बगल में बैठने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आपके साथ आपकी बगल में नहीं बैठ सकता, क्योंकि हम दोनों में किसी बात में बराबरी नहीं है। आप राजा हैं और मैं मामूली सा ऋषि पुत्र। आपके पास अपार धन संपदा है और मेरे पास विद्या को छोड़कर और कुछ नहीं है। दो मनुष्य एक दूसरे की बगल में उसी समय बैठते हैं जब उसमें आपस में समानता होती है। विरोचन और सुधन्य दोनों में वाद विवाद होने लगा। केशनी इस बीच मूक दर्शक बनी रही। विरोचन अपने तर्कों में धन को महत्व दे रहा था, पर सुधन्य महत्व दे रहा था ज्ञान को।
जब दोनों किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके तो उन्होंने निश्चय किया कि निर्णय के लिए किसी तीसरे व्यक्ति के पास चलना चाहिए। विरोचन बोला, मैं किसी ब्राह्मण या देवता को निर्णायक नहीं मान सकता क्योंकि उन पर मेरा विश्वास नहीं है। सुधन्य ने कहा, ठीक है, आप ब्राह्मण और देवता को निर्णायक मत मानो, मैं आपके पिता को ही निर्णायक माना हूँ, उनका निर्णय मुझे स्वीकार होगा। विरोचन प्रसन्न हो उठा क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके पिता का निर्णय उसी के पक्ष में होगा। वह सुधन्य को लेकर अपने पिता के समक्ष पहुंचा। दोनों ने अपनी अपनी बातें कहकर उनसे प्रार्थना की, कृपा करके बताइए हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। विरोचन ने कहा, संसार में धन ही सब कुछ है, बिना धन के कुछ नहीं होता, अतः धन के संग्रह के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न मीन्स कोशिश करनी चाहिए। पर सुधन्य ने कहा था, धन नाशवान है, नाश होने वाली वस्तु पर का संग्रह कभी नहीं करना चाहिए। संग्रह उसी वस्तु का करना चाहिए जिसका विनाश ना हो। वह वस्तु आत्मा के ज्ञान को छोड़कर और कुछ नहीं है। विरोचन के पिता स्वयं ज्ञानी थे, इसलिए जानते थे कि सुधन्य का कथन ही सत्य है, पर पुत्र मोह के कारण उनकी जीवा विरोचन के विरुद्ध निर्णय देने में सकुचा रही थी। वे कई दिनों तक द्वंद्व में फंसे रहे। अंत में पुत्र मोह पर ज्ञान की जीत हुई। उन्होंने निर्णय दिया, विरोचन, सुधन्य का कथन ही सत्य है, अतः वह तुमसे श्रेष्ठ है। सुधन्य और केशनी का विवाह हो गया। शर्त के अनुसार विरोचन जब सुधन्य के पैर धोने के लिए झुका तो सुधन्य ने उसे पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और कहा, विरोचन, जो कुछ हो गया है वही पर्याप्त है, अब इसकी आवश्यकता नहीं रही। हम और आप अब आपस में मित्र हो गए हैं। तो बेटे, आपने ये पाठ पढ़ा है, इसमें पिता का न्याय कि पिता ने न्याय किया, उसने अपने बेटे को नहीं चुना, उन्होंने उसी का साथ दिया जो कि असल में उस कहानी में सही कथन कह रहा था। ठीक है, तो रानी ने उससे विवाह किया जो कि विद्या का ज्ञानी था, ना कि पैसे का। तो उसने विरोचन जैसे आदमी को छोड़कर, जिसके पास बहुत सारी माया थी, उसने एक ऋषि पुत्र से शादी की जो कि सुधन्य था, लेकिन वो उसकी विद्या पर मोहित हो गई थी। अर्थात इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चे कि जो विद्या का धन है बेटे, वो ऐसा धन है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। विद्या के बल पर बेटे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो धन हम तिजोरी में संभाल कर रखते हैं वो धन चंचल होता है, वो ना कभी आपका है और ना किसी और का होगा। पहले आपने भी उसे किसी से लिया है, फिर आप भी उसे किसी को देंगे। तो इसलिए अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ संग्रह करनी है, छुपा कर रखनी है या संभाल कर रखनी है, तो ऐसी चीज़ का ज्ञान संभाल कर रखो जो आपके जीवन में काम आए, और वो है विद्या का ज्ञान। ठीक है, तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है बेटे। इसके जो मौखिक क्वेश्चन आंसर और लिखित हैं वो मैंने आपको फेयर कॉपी पर करने के लिए रिटर्न में भेज दिए हैं। उसके बाद बेटे ये आपके गद्यांश हैं। राजकुमारी की ख्याति कहाँ फैली हुई थी, देश विदेश में या घर में, तो देश विदेश में। केशनी विवाह के लिए क्या शर्त रखी कि आत्मा के ज्ञान को प्रधानता देगी। केशनी के पिता ने क्या किया, उन्होंने घोषणा करा दी, प्रधानता शब्द में से प्रत्यय अलग करो। तो बेटे प्रधानता में जो प्रत्यय है वो है प्रधान प्लस ता, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है, ता, जो शब्द के अंत में लगता है। राजकुमारी समस्त पद का विग्रह पहचानो, तो यहाँ पर राजकुमारी का मतलब है राजा की कुमारी, यानी कि राजा की पुत्री। यहाँ पर बेटे ये वाक्य किसने किससे कहे थे, विरोचन, जो कुछ हो गया है वही पर्याप्त है, अब इसकी आवश्यकता नहीं रही। बेटे ये सुधन्य ने विरोचन से कहा था। मैं संसारी सुखों के लिए विवाह नहीं कर रही हूँ, केशनी ने विरोचन से कहा था। आशय स्पष्ट नहीं करने हैं बेटे। नेक्स्ट बेटे आपको यहाँ पे समास दिए हुए हैं। ये समास बेटे ऐसे होते हैं जो परस्पर संबंध रखने वाले दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। एक संयोग को समास कहते हैं और इस प्रकार बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पद पूर्व पद की प्रधानता रहती हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। जब समस्त पद में दोनों पद पूर्व पद व उत्तर पद समान रूप से प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे देश विदेश, देश और विदेश। ठीक है बेटे, जब दोनों समान रूप से प्रधान हो तो वे द्वंद्व समास हैं, और जो मिलकर संयोग से बनता है वो